आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि कुलश्रेष्ठ की लिखी कहानी टेसू के फूल। रश्मि कुलश्रेष्ठ अलीगढ़ में पैदा हुई, दिल्ली में रहती हैं और एक न्यूज चैनल में काम करती हैं। आइए सुनते हैं उनकी लिखी कहानी। ये जाती हुई सर्दियां फागुन की गुनगुनी हथेली पर ठंडक धर जाती हैं, जैसे विदा के समय कोई प्रियजन भेंट देकर जा रहा हो। फागुन यानी इठलाती धूप में छतों पर सूखते चिप्स पापड़ का महीना, मुंडेर पर रखे कांजी वाले मर्तबानों का, आंगन में सूखते टेसू के फूलों का महीना। दिल्ली में घर के बाहर कुर्सी पर बैठी मैं अपने कस्बे कासगंज का मौसम टोह रही थी। गोद में मुड़ा एक अखबार रखा था, सामने खाली मोड़ा, बाईं तरफ एक स्टूल पर पानी की बोतल और खट्टी गोलियों वाली डिब्बी। मुग्धा, पांव फिर नीचे टिका लिए। पीछे से सासू माँ की आवाज आई तो मैंने फौरन अपने सूजे पांव उठाकर उस मोढ़े पर रख लिए। मैक्सी पर ओढ़ा दुपट्टा कंधों पर ऐसे फैलाया ताकि ये 6 महीने की प्रेगनेंसी वाला उभरा पेट ढक जाए। वो पता ही नहीं चला मम्मी पांव कब अपने आप नीचे उतर गए। मैंने मासूमियत से कहा तो हंसी उनके दांतों से फिसल गई। बालों पर रबर बैंड कसकर जामुनी फूलों वाला आंचल कंधे पर समेटते हुए वो मेरे पास आईं और बोली, ऐसे ड्रामे करोगी तो तुम्हारा बच्चा भी ड्रामेबाज निकलेगा। सच्ची? मैंने आंखें उचकाकर पूछा तो उन्होंने अरे मजाक कर रही हूं कहते हुए मेरा माथा चूम लिया। मैं उनके प्यार पर निहाल हो गई। मेरी माँ अक्सर कहती हैं, मुग्धा तूने पिछले जन्म में मोती दान किए होंगे जो ऐसी सास मिली। सच कहती हैं माँ। मेरी शादी के 11 महीने हो गए, लेकिन लगता है जैसे वो 11 सालों से मुझे जानती हों। मेरी आंखों में पसंद नापसंद पढ़ना उन्हें बखूबी आता है। मेरी चुप्पी में दुख ढूंढ लेती हैं और हंसी में खुशी की वजह है। बहुत देर हो गई बैठे बैठे, पेट पे बल पड़ेगा, चलो भीतर जाके सो लो। उन्होंने कहा तो मैं आकर अपने कमरे में लेट गई। ये नीली दीवारों वाला कमरा उनका बेडरूम था और ये नक्काशीदार डबल बेड उनका बिस्तर। प्रेगनेंसी की शुरुआत में मुझे सीढ़ियां चढ़ना मना था, इसलिए उन्होंने मुझे और अतुल यानी मेरे पति को यहाँ भेज दिया और खुद ऊपर हमारे वाले बेडरूम में चली गईं। घुटनों में दिक्कत थी उन्हें, फिर भी कितना कहा कि मैं ड्राइंग रूम में रह जाऊंगी, लेकिन वो मानी ही नहीं। सोने की कोशिश करते 20 मिनट बीत गए थे। लेटे लेटे जब ऊबन होने लगी तो मैंने सिरहाने रखा मोबाइल उठाकर अपने मायके का नंबर मिला दिया। कैसी है मेरी मुक्कू? पापा थे फोन पर। अच्छी हूँ पापा, आप कैसे हैं? माँ, छोटी और भाई कहाँ हैं? मैंने सर के नीचे तकिया लगाते हुए पूछा। वो दोनों छत पे गुलरी बना रही हैं, और तेरा भाई तो तू जानती है गोबर के नाम से घर से भाग जाता है। वो बोले तो मैं हंस दी। शादी से पहले मैं और माँ मिलकर बनाते थे गुलरियां। गोबर का छोटा सा गोला बनाकर उसमें उंगली से छेद कर देते ताकि सुतली में पिरो सकें। चंदा, सूरज, ढाल, तलवार सब बनाई जाती और एक होलिका भी। आज अतुल की मम्मी को भी फोन करूंगा, पूछूं भाई कि बेटी की पहली होली है, कब लिवा ले जाऊं अपनी मुक्कू को। कहते हुए पापा होली की तैयारियां गिनाने लगे और मुझे लगा जैसे मेरे कस्बे का, मेरे मायके का त्योहार यहाँ मेरे पास आकर बैठ गया हो। मायके की दहलीज बेटियों को सबसे प्यारी होती है और वहां जाना यानी बीती हुई जिंदगी फिर से जी आना। आंखें मूंद कर लेटी मैं बार बार अपने घर होकर आ रही थी। पापा का मजाक करना, माँ का तुनक जाना, गुजिया बनाते समय मेरी और छोटी की लड़ाई होना और भाई का उस आग में घी डालना, सब किसी रीत सा चल रहा था। क्या हुआ, कैसे मुस्कुरा रही हो? अतुल की आवाज सुनकर मैंने आंखें खोली। वो शर्ट के बटन खोलते हुए चश्मे के पीछे से मुझे देख रहा था। अरे तुम कब आए? पूछते हुए मैं बैठ गई। दरवाजे के पीछे लटकी टी शर्ट उतारकर वो बोला, जब तुम मुस्कुरा रही थी तब। वैसे इतनी खुश क्यों? अरे वो पापा से बात हुई, बता रहे थे कि होली की तैयारियां चल रही हैं, तो सब एकदम से याद आ गया। कहते हुए मैं जरा ज्यादा मुस्कुराई तो जाने क्यों रोना आ गया। वो मेरे सर पर हथेली थपथपाकर बाहर रसोई की तरफ चला गया। मैं भी उसके पीछे पीछे ढुमकती पेट संभालती चली आई।
अरे तुम क्यों आ गई? उसने गैस पर पानी चढ़ाते हुए कहा। यूं ही चली आई, कहते हुए मैंने उबलते पानी में चीनी डाली। पापा मम्मी से बात करने के लिए बोल रहे थे कि होली के लिए मुझे कब लेने आए। वहाँ बड़े इंतज़ाम हो रहे हैं। मेरे लिए बाकायदा नीचे वाला कमरा तैयार कर दिया गया है। छोटी मेरे साथ सोएगी और कहते हुए मैं सारी बातें बड़े नाज से बता रही थी। शायद हर लड़की यूं ही बताती होगी, जताती होगी कि वो अपने मायके में बहुत ख़ास है। शादी के बाद सिर्फ वो घर छूटा है, वो प्यार, दुलार, अहमियत नहीं कम हुई है। 2 रोज बीत गए थे। मुझे पता नहीं था कि पापा ने सासू माँ से बात की या नहीं। अगर हाँ तो वो मुझे कब लेने आ रहे हैं। रात के 9 बज रहे थे। हम तीनों डिनर कर रहे थे। मम्मी की निगाह बार बार मेरी प्लेट पर जाती कि मैं खा रही हूँ या नहीं। मैं भी जैसे ही उनको देखती एक कौर तोड़कर देर तक चुभलाती रहती। मम्मी पापा आपसे बात करने के लिए कह रहे थे, मैंने दाल खाते हुए कहा। वो खामोश रहीं। कोई हाँ हूँ भी नहीं, शायद सुना नहीं होगा। मैंने फिर पूछा, मम्मी घर से पापा का फ़ोन आया था क्या? हाँ कल बात हुई थी। उन्होंने बस इतना ही कहा। मैं किसी ललचाए बच्चे सी उनको देख रही थी। उनकी नज़रें नीची थीं। मुझ पर होती तो पक्का फ़ौरन जवाब देती। तो कब आ रहे हैं पापा? मैं ठहरी बेसब्र, खुद ही पूछ लिया। ग्लास उठाकर घूंट भर पानी गटकते हुए वो बोली, तुम नहीं जा रही हो? यूं लगा जैसे कोई फरमान सुनाया गया हो। एक बार को तो गलत फहमी हुई कि मैंने सही सुना ना। मैं समझी नहीं। नहीं जा रही हूं मतलब? मैंने मायूसी से पूछा। मतलब कि इस होली तुम यहीं रहोगी, कहकर वो उठी और अपनी प्लेट लेकर चली गई। मैं वैसे ही हाथ में कौर लिए बैठी रही। समझ नहीं आया कि क्या करूं। कैसे पूछूं कि पहली होली पर मायके जाना तो हक है ना मेरा, उसे क्यों छीन लिया। मेरा मन कल से के पानी सा छलक रहा था। 2 बूंदें आंखों से टपकती तो मैं सद जाती, खुद को थाम लेती कि रोऊं ना। डॉक्टर ने दुखी होने से मना किया था कि बच्चे की सेहत पर असर पड़ेगा, लेकिन ये आंसू भी ना ढीठ ही थे। निकल गए। कमरे में गहरा अंधेरा था। पलंग पर पांव लटकाए बैठी मैं बाहर से आती मध्यम रोशनी देख रही थी। मम्मी सोने के लिए ऊपर जा चुकी थी और अतुल बाहर टहल रहा था। अतुल, अतुल पुकारते हुए मेरी आवाज कँप-कँपाई। क्या हुआ मुग्धा? वो दौड़कर भीतर आ गया। तुम मम्मी से बात करो ना कि मुझे जाने दें प्लीज, कहते हुए मैं रो पड़ी। वो चिढ़ गया, बोला, मम्मी तुम्हारा भला चाहती हैं और तुम हो कि जिद पे अड़ी हो। भला बुरा मुझे नहीं मालूम अतुल, मेरी पहली होली है। सारी लड़कियां मायके में मनाती हैं। मैंने इस दफा आंसू रोके। होली आती रहेंगी मुग्धा, इट्स नॉट अ बिग डील, कहकर उसने हल्का सा पंखा चलाया और चादर खींचकर सो गया। लेकिन मुझे नींद नहीं आई। मन किसी बंटवारे की जमीन सा हुआ जा रहा था। मेरी शादीशुदा सहेलियां कहती थीं कि शादी के बाद लड़कियां पेंडुलम बन जाती हैं, झूलती रहती हैं मायके और ससुराल के बीच। मैं आज उनका मर्म समझ रही थी। रात भर नींद नहीं आई। पल भर को आंख लगती फिर चिहुक कर उठ जाती। एक आध बार अतुल को पुकारा भी, लेकिन वो सोता रहा। अतुल, अतुल, इस दफा मैंने उसे हिलाया। मुग्धा, वो कसमसा कर बोला, मुझे जाना है, प्लीज कुछ करो ना। मैंने कहा तो वो नींद में डूबता ऊंघता मेरी कनपटी थपकाता रहा। उसे नहीं समझ आती होगी मेरी तलब। वो थोड़े ही छोड़कर आया है अपना घर। लड़के अगर विदा होकर दूजे घर में जिंदगी काटते तो शायद समझते कि हम लड़कियां क्यों बार बार मायके जाना चाहती हैं। सुबह सुबह मैं पलंग पर दवाइयां बिखरा कर बैठी थी। खाली पेट खाने वाली दवा जबान पर रखी तो मेरा मुंह बन गया, उबकाई आने लगी। मैंने गर्दन ऊपर करके सीने पर हथेली रगड़ दी। मुग्धा, ये तुम्हारे लिए दूध। तभी मम्मी ने पुकारा। वो दरवाजे पर ग्लास लिए खड़ी मेरा बना हुआ मुंह देख रही थीं। हमारी नजरें टकराईं तो वो सहजता से मुस्कुरा दी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मेरा मन नहीं है, मैंने ग्लास देखते हुए रुखाई से कहा। वो उसे स्टूल पर टिकाते हुए मेरे पास बैठ गईं। मेरे खुल आए बालों को एकसार करते हुए बोली, नाराज हो? मैं चुप रही। उस दिन तुम्हारी माँ भी नाराज हुई थी, बोली कि
लड़कियां ससुराल की पहली होली जलते नहीं देखती। कहते हुए उन्होंने मेरी हथेली थाम ली, सहलाने लगी। मुग्धा, रिवाज सेहत से बढ़कर तो नहीं है ना? और रही बात होली की, तो तुम उसको मत देखना। मैं रिस्क नहीं लेना चाहती। कुछ दिक्कत आई तो वहां मेडिकल फैसिलिटी जाने कैसी होगी। छोटा शहर है वो, लेकिन उस छोटे शहर में भी तो बच्चे होते हैं ना। मैंने चिढ़कर कहा तो वो यूं पीछे हुई जैसे किसी ने धकेल दिया हो। उनके माथे पर बल पड़ गए, आंखों में दर्द की लहर उठाई। तुम नहीं जाओगी, अब इसे सही समझो या गलत, कहकर वो चली गई। मैं देखती रही। ये कोई वजह थी रोकने की? इतना बड़ा तो मसला ही नहीं जितना माहौल बनाया जा रहा था। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे जाना है बस। अब इसे कोई जिद समझे तो समझे। अगर मैं किसी रोज चुपचाप निकलकर मायके पहुंच जाऊं, तब ये लोग क्या करेंगे? मुझे वापस लेके आएंगे यहाँ इसी घर, या त्योहार भर वहीं रहने देंगे? उफ, मैं भी ना कैसी उल जलूल बातें सोचने लगी थी। इतना आसान थोड़े होता है ना भागना, वो भी उस जगह से जहां लौट कर आना हो। यहाँ क्यों खड़ी हो मुग्धा? तबीयत ठीक नहीं क्या? अतुल ने टोका तो मैं चौंक गई। जाने कब से चौखट पर खड़ी आंगन में बना चौक देख रही थी। आज आमल की एकादशी थी। मायके में मेरी माँ आज व्रत रहती और शाम को होली जलाने वाली जगह पर चौक रखा जाता। सुबह मैंने मम्मी को बताया था कि आज हमारे यहाँ ये रस्में होती हैं, तो उन्होंने कहा था हमारे यहाँ तो ये सब नहीं होती। फिर मैं भी चुप ही रह गई। जो कभी नहीं हुआ वो कैसे और क्यों शुरू करती। ये चौक कब बना? मैंने अतुल से पूछा। वो फिल्टर से ग्लास में पानी भरते हुए बोला, तुम भीतर सो रही थी तब मम्मी ने बनाया। टेढ़ा बनाया। ये लकीर ऐसे सीधी आनी चाहिए। अपने घर पे मैं ही बनाती थी, यहाँ भी कहते तो बना देती। मैंने कहा, माँ ने पहली दफ़ा बनाया है। कहते हुए उसने वो ग्लास सिंक में डाला और बाहर चला गया। मैंने एक नज़र उसे देखा, फिर उस चौक की तिरछी लकीर को, और फिर दोनों से नज़र फेर ली। मन अगर पीठ मोड़ कर बैठ जाए और नज़रअंदाज कर दे सारी परेशानियां, तो जिंदगी ज़रा आसान हो जाती है। मैं वही करने की कोशिश कर रही थी। दिमाग होली से हटाकर रसोई में लगाया हुआ था। अतुल और मम्मी कहीं बाहर थे। मैं दाल चढ़ा रही थी कि वहीं स्लैब पर रखे मोबाइल की घंटी बजी। माँ थी। कैसी है बेटा? उन्होंने पूछा। मैं 2 पल चुप रही, फिर उदास सांस खींचते हुए कहा, ठीक हूँ माँ। तेरी सास कहाँ है? उन्होंने पहली बार खरी आवाज में तेरी सास कहा था। मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैंने रोका भी नहीं। बस उनकी बातें सुनती रही। कल बीना भाभी ने पूछा कि तू कब आएगी। अब उन्हें क्या कहती? मैंने कितने अरमान सजाए थे कि तू आएगी, दामाद जी आएंगे, लेकिन सब चौपट। माँ बोले जा रही थी और मैंने फोन कान से दूर कर दिया ताकि ना सुनूं। लेकिन वो बातें टिटिहरी सी मेरे कान पर बैठ रही थीं, टी टी करके चिढ़ा रही थीं। मैं उन्हें हुर्र करके उड़ाना चाहती थी, लेकिन हाथ जैसे उठना भूल गए हों और जबान तालू से जा चिपकी हो। नाराज मन नफरत नहीं करते, बस थोड़ी देर के लिए प्यार रोक देते हैं। मैंने भी रोका था। अतुल और मेरे तकिए के बीच की दूरी बढ़ा दी। उसके आने से पहले सोना शुरू कर दिया। कभी वो मुझे पुकारते हुए कंधे पर हाथ धरता तो झटक देती। अभी मैंने यही किया था। वो बोला, ऐसी भी क्या नाराजगी? एक होली ही तो है मुग्धा। त्योहार सिर्फ एक दिन नहीं होते अतुल, जिंदगी भर की याद होते हैं। क्या तुम मुझे वो याद नहीं दे सकते? मैंने उसकी ओर करवट लेते हुए पूछा। वो 2 पल चुप रहा, फिर मेरी कलाई में चूड़ियां टटोलते हुए बोला, प्रॉमिस नहीं, लेकिन कोशिश करूंगा। सच्ची अतुल? मैं चहक कर किसी बच्चे की तरह उससे लिपट गई। वो जरा हंसा, पक्का मेरे बचपने पे हंसा होगा। मन में जरूर कहीं पश्चिम होता होगा, जहां ये उम्मीदों के सूरज डूबते होंगे। घर जाने की इकलौती उम्मीद टूट चुकी थी। मम्मी ने अतुल को समझा दिया था कि मेरे ना जाने में ही भलाई है। मुझे तो समझ नहीं आता कि कैसी भलाई। दुखी मन से होली मनाऊंगी तो सबको अच्छा लगेगा क्या? दूर राधा कृष्ण मंदिर के पीछे शाम उतर रही थी। मृदंग के साथ आरती की आवाज आ रही थी। मैं मोहल्ले के पार्क में सीट पर बैठी सामने ढेर सारे बच्चों का झुंड देखने लगी। कैसे साफ सुथरे थे सब।
हमारे यहाँ हफ्ते भर पहले रंग शुरू हो जाता है और बच्चे रंगीन गुब्बारों से लैस यहाँ वहाँ घूमते हैं। तू भी अपनी माँ जैसी होली मनाना। मैंने दुलारते हुए अपना उभरा पेट छू लिया। भीतर कुछ हलचल हुई, शायद उसे मेरी बात अच्छी लगी होगी। मैं उससे बातें करने लगी कि तभी मोबाइल पर मैसेज टोन बजी। फैमिली ग्रुप पर छोटी ने फोटो डाले थे, गुजियों के थाले, मावे की भरवन और मम्मी की बारीक गोठाई वाली चंद्रकला। एक फोटो में पड़ोस वाली भाभी और उनकी बेटियां भी थीं। बचपन में हम भाई बहन भी मम्मी के साथ चकला बेलन लेकर पड़ोसियों के यहाँ गुजिया बनवाने जाते थे। खस्ता, कचौरी, नमक पारे बनाए जाते। यहाँ ऐसा कोई चलन नहीं था। रात को हम तीनों ड्राइंग रूम में बैठे थे, मैं और मम्मी पलंग पर और अतुल नीचे जमीन पर पालथी मारे हुए। हाथ में एक छोटा सा नोटपैड लिए वो होली का सामान लिख रहा था। कल छोटी होली थी तो सामान की लिस्ट बनाई जा रही थी। क्या क्या लिखा, पढ़ के सुना, मम्मी ने कहा तो मैंने लिखा है, कहते कहते वो पढ़ने लगा। गुलाल, गुजिया, नमकीन, गुलरी की माला, गेहूं की बालियां। तुम्हें कुछ मंगाना है मुग्धा? नहीं मंगाना। माँ ने जितने प्यार से पूछा मैंने उतनी रुखाई से मना कर दिया। मुझे ये सब नहीं समझ आता। मुझे हमारे घर की लिस्ट याद है। पुए बनाने के लिए सौंफ और गुड़, अग्यारी के लिए उपले का टुकड़ा, खीर के मेवे, गुजिया के लिए खोया, गुलाल, रंग और टेसू के फूल। टेसू, मुझे अचानक वो ड्रम याद आ गया, वो नारंगी पानी। होली के दिन पापा हमें टेसू पुकारते थे। मैं बड़ा टेसू, छोटी छोटा टेसू और भाई बिगड़ा टेसू। इस बार फोन पर ही सही पापा से कहूंगी कि मुझे बड़ा टेसू पुकारे ना। आंगन में उसी चौक वाली जगह पर अब गुलरी का एक छोटा सा ढेर लगा था। आज छोटी होली थी। शाम को जब मोहल्ले में बड़ी होली जलेगी तो अमित आंच लेकर आएगा और उससे ये घर गुलरी जलाई जाएगी। मम्मी यहीं गेहूं की बालियां भूनेंगी। मैं कमरे में अकेले बैठी थी। अभी 5 मिनट पहले मम्मी मेरी हथेली चूमते हुए ये कहकर गई थी, होली जला रहे हैं बेटा, तुम यहीं रहना। यहीं रहना? वो ना कहती तो क्या मैं चली जाती आंगन में? इतनी बेवकूफ लगती हूं? झुंझलाकर मैंने पलंग के सिरहाने माथा टिकाया और आग की चिटचिटाती आवाज सुनने लगी। सिर्फ वो आवाज, कोई होली गीत नहीं जैसे माँ गाती थी और हम दोहराते थे। वो धुन, वो शब्द मेरे सीने में चुभने लगे। जाने कौन सी सन से आता धुएं का टुकड़ा मेरी सांसें भेदने लगा। मैंने तकिए पर मुट्ठियां कसी और हौले हौले गाने लगी। आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, होरी रे होरी बरजोरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया। बुझा हुआ मन जैसे सीने में राख की ढेरी, थकी आंखें जैसे एक उदास झोंका। मैं जितनी दफा एक सांस भरती वो किरकिरी उड़कर आंखों में चुभ जाती। सुबह से गली में हुड़दंग शुरू हो गया था। बच्चों के हंसने, दौड़ने और छपाकों की आवाज में सुन रही थी। अपने कमरे में बंद बिस्तर के कोने पर करवट से लेटी हुई। थोड़ी देर पहले अतुल मेरे चेहरे के साथ पेट पर भी गुलाल के टिपके रखकर गया था। मम्मी ने माथा चूम कर दुआएं दी थीं, लेकिन मुझे कुछ रास नहीं आया। काश के इस वक्त माँ मुझे घर वाली गुजिया खिला देती, छोटी गिलास भर खट्टी कांजी पिला जाती, पापा वो टेसू के फूल छींट कर हैप्पी होली कह देते। मैं सोच रही थी कि तभी दरवाजा खुला। रोशनी का टुकड़ा सामने दीवार पर छिटक गया। कुछ परछाइयां दिखने लगीं, 2 से ज्यादा। मुग्धा, देखो तो कौन आया है, मम्मी ने पुकारा तो मैं हौले से पलटते हुए उठी और हैरान रह गई। आंखें बेयकीनी में और ज्यादा खुल गईं। चौखट के उस पार फागुन के सारे रंग लिए मेरा मायका झांक रहा था। पापा, माँ, छोटी और भाई सब मुस्कुराते हुए मुझे देख रहे थे और मैं बावरी समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं।
पापा के गले लगूं, माँ के संग फाग गुनगुनाऊं या छोटी और भाई के हुल्लारों में शामिल हो जाऊं? ये उलझन, खुशी, बेचैनी हजम नहीं हुई मुझसे। मैं हाथों में चेहरा दुबका कर रो पड़ी। मैंने कहा था ना रो पड़ेगी ये, कहते हुए पापा मेरे पास आ गए, मुझे सीने से भींच लिया और बोले, अतुल की मम्मी का प्लान था ये सरप्राइज। उन्होंने हमें न्योता दिया कि भाई होली पे यहाँ आ जाएं। मैंने मना किया तो बोली कि अगर बेटी मायके नहीं आ सकती तो मायका आ सकता है ना बेटी के पास, त्योहार मनाने। पापा के सीने से चिपकी मैं सब सुन रही थी। बीच बीच में गर्दन तिरछी करके मम्मी को देख लेती। नाश्ते की बड़ी सी ट्रे और कोल्ड ड्रिंक के ग्लास थामे हुए वो सबकी आवभगत में लगी थी। अतुल उनकी मदद कर रहा था। पापा के सीने से अलग होकर मैं बाहर आई। डाइनिंग टेबल पर खूब सारा सामान रखा था। माँ उसे रसोई में रखवा रही थीं। कांजी का डिब्बा, गुजिया का कनस्तर, नमक पारे और सेव के बड़े बड़े पैकेट। पापा वो लाए हैं क्या? मैंने मेज पर निगाहें दौड़ाते हुए पूछा। हाँ, वो स्टील का डिब्बा देख। पापा को सुनते हुए मैंने सामने रखे डिब्बे का ढक्कन खोल दिया। उसमें नारंगी पानी छलछला रहा था। ऊपर टेसू के फूल तैर रहे थे। मम्मी हैप्पी होली, कहते हुए मैंने अंजुरी भर पानी अपनी सास के कपड़ों पर छिड़क दिया। उन्होंने प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरा और तुम्हें भी मुबारक हो बेटा, कहते हुए मेरा माथा चूम लिया। ठीक उसी तरह जब मैं इस घर में बहू बन के आई थी। रत्ती भर नहीं बदला था वो लाड़, बस मैं बदल गई थी इन दिनों। मुझे माफी मिलेगी? मैं बुदबुदाई। गलती करोगी तब मिलेगी, कहते हुए उन्होंने टेसू के रंग में हथेलियां डुबोई और मेरे गालों पर रख दी। थोड़ी देर बाद माँ मम्मी को रंग लगाने लगी। अतुल, छोटी और भाई रंग की गठरियां बने दौड़ रहे थे। इन हुल्लारों के बीच पापा के कंधे पर सर टिकाए उभरे पेट को सहलाती मैं अपने ससुराल की दीवारों को मायके के रंग में भीगते देख रही थी। बस इतनी सी थी ये कहानी।